सो हेलो फ्रेंड्स, आज आपसे स्वागत है हमारे चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर। और गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के पूरे चैप्टर्स खत्म। तो सबसे पहले आता है अपने पास चैप्टर नंबर 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पिछले बायोलॉजी वाले वीडियो को आपने अगर नहीं देखा तो उसे भी जरूर से देखिएगा, एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो है, सबसे पहले तो हमको लाइट के बारे में बताया गया। लाइट होता क्या है? तो लाइट एक वेव होता है, या तो लाइट आप कह सकते हैं एक पार्टिकल्स का वेव होता है, तो ऐसा कुछ आप कह सकते हैं लाइट को, है ना। तो लाइट वेव भी होता है और एक पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना। तो इसे बोलते हैं लाइट, ठीक है। अब लाइट दोनों तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हमको इसमें लॉज पढ़ने सबसे पहले तो दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा ये होता है कि जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है और नॉर्मल होता है टू द मिरर, है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पॉइंट पे ये सारे जो होते हैं एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, ठीक है। अब इमेजेस का टाइप आता है यहाँ पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ इमेजेस। तो इमेजेस के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है रियल इमेज, जो कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से फॉर्म होता है, और जिसका ऑब्जेक्ट मतलब जिसका जो इमेज है वो हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, उसे रियल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो कि मतलब इमेजिन करते हैं हम कि एक्चुअली बन रही है इमेज, जिसको और उसको हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इमेज का, जो कि एक प्लेन मिरर से फॉर्म्ड होता है। तो इमेज जो कि एक प्लेन मिरर से फॉर्म्ड होता है, वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। वो इमेज उसी साइज का होता है जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है। वो उतना ही पीछे होता है मिरर के जितना ऑब्जेक्ट उसके सामने होता है। मतलब ऑब्जेक्ट का मिरर से जितना दूरी होता है, उतना ही इमेज का दूरी मिरर से होता है, ठीक है। इमेज जो है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है, मतलब साइडवेज, है ना। तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। और जो स्फेरिकल मिरर होता है, अब स्फेरिकल मिरर है ना, तो जो स्फेरिकल मिरर होता है वो क्या बोलते हैं वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो एक हॉलो स्फीयर का पार्ट है, एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट है, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर जो होता है वो, तो जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या होता है कि उससे जो इमेज, वो मतलब स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होता है ना, केव जैसा होता है। कॉनकेव यानी केव, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा केव सा बन रहा है ना, तो इससे हम बोलेंगे कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स मिरर वो स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ बल्ज आउट कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का है ना। तो इस टाइप का होता है। अब जो क्या बोलते हैं कॉनकेव मिरर होता है, उसका फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा ये। तो हाँ, ये कॉल द लेटर सी। तो यहाँ से इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, मतलब जो स्फीयर है ग्लास का, उसका कोई तो कोई सेंटर होगा। हर सर्कल का सेंटर होता है, स्फीयर का भी सेंटर होता है, तो वही सेंटर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग मिरर से पाया, ठीक है। तो यही है सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, ठीक है। जिस मिरर का वो पार्ट है, मतलब जिस हॉलो स्फीयर का वो मिरर पार्ट है, उसका सेंटर, उस सर्कल का सेंटर, उस स्फीयर का सेंटर, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ये रेडियस है उसी हॉलो स्फीयर का जिसका मिरर पार्ट है, ठीक है, उसका रेडियस है। पोल क्या होता है? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का, यानी कि ये जो मिरर है इसका जो यहाँ पे बीच का पॉइंट है, यहाँ पे जो एक बीच का पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे पोल, ठीक है, पी। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन होता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करता है एक स्फीयर के, एक स्फेरिकल मिरर के। अब यारो अपर्चर क्या होता है? तो अपर्चर इज द पोर्शन ऑफ अ मिरर, पोर्शन है मिरर का जिसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, जिससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। ये मिरर का साइज है, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, मतलब यहाँ शुरू से लेकर यहाँ नीचे तक, इसको हम अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? तो द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट होता है एट द मिरर विच ऑफ विच रेस इंसिडेंट, मतलब जो रेस इंसिडेंट होती है कहाँ पे? जब अगर हम लोग किसी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में लाइट रेस को पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, थ्रो करते हैं,
तब क्या होता है कि जो लाइट्स रेज होती है वो एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती है और उस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं अपन प्रिंसिपल फोकस। रिलेशन क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का आधा होता है, या रेडियस जो है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस टाइप से जो है फोकस पे मीट होता है। फोकस को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। और हाँ, ये आर इज इक्वल टू टू एफ मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स से कैसे इमेज फॉर्म होता है ये आप टेबल याद कर लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट हाँ, ये जो इमेज है मैं आपको इसके रूल्स बता देता हूँ कि कैसे इसका होता है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से जाती है, और दोनों मिरर में ऐसा होता है। ठीक है, फोकस से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस। और अगर क्या बोलते हैं ऐसे ऑब्लिकली लाई करती है फोकस पे तो ऑब्लिकली वापस चली जाती है। ठीक है, एज इट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। यही लॉ फॉलो करते हुए वापस चली जाती है। अब ये इमेज, ये जो है आपका जो ये टेबल है, इसमें आपको 4 कॉलम्स दिख रहे हैं। पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज, तीसरा साइज ऑफ इमेज और चौथा नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन क्या है इमेज का? एट इन्फिनिटी। अगर जो ये है ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी यानी बहुत दूर रखा है। ठीक है, मिरर से बहुत दूर रखा है। तो क्या होता है कि जो पोजीशन होता है इमेज का वो फोकस पे बनता है, और इमेज का साइज क्या होता है? एकदम पॉइंट साइज जो होता है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और नेचर कैसा होता है उसका? रियल एंड इन्वर्टेड। अब अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, मतलब बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी आने मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ इसकी इमेज, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये देखिए, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पे है तो इस टाइप से फोकस पे बनता है एकदम डिमिनिश्ड इमेज। अगर यहाँ पे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इससे थोड़ा सा यहाँ पीछे है, तो कैसे बनेगा? लाइट रेज जाएंगे और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? जैसे आप देख सकते हैं छोटा हो रखा है, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट छोटा है, तो साइज ऑफ जो इमेज है वो क्या है? डिमिनिश्ड है। अब नेचर ऑफ इमेज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर इसका कैसा है? रियल है और वो इन्वर्टेड बन रही है इमेज। ठीक है, अब अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी है, सब आप देख सकते हैं वो सी पे बन रहा है, जो इमेज है वो सी पे बन रहा है, तो फिर मतलब क्या कि उसका जो पोजीशन है, मतलब इमेज का पोजीशन है वो भी सी पे बनेगा। ठीक है, साइज कैसा होगा? सेम साइज होगा। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, सी के अंदर, है ना। यहाँ से जा रहा है तो एफ से क्रॉस होके इधर पहुंचा, और इधर से गया एफ से क्रॉस होके तो पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ ए डैश पे पहुंचा, है ना। तो इस टाइप से सेम साइज पे और उसी जगह पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन सी एंड एफ रख दे, तो मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस रख दे, तो कुछ इस टाइप से, तो क्या होगा कि जो इमेज है वो बियॉन्ड सी बनेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। साइज क्या होगा? वो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा, बट रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से गया सीधा और इधर चला गया। ठीक है, मतलब कैसा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फिर फोकस से चला गया तो यहाँ पे आया, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से चला गया। ठीक है, सामने गया फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आते हुए इधर मीट हुआ, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश बनाए, इमेज बनाए। ठीक है, अब अगर जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे रख दिया जाए तो क्या होगा? तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी। इन्फिनिटी यानी बहुत दूर बनेगी, कहीं न कहीं दूर जाके वो मिल रही होंगी। ठीक है, मतलब मिलेंगी, ऐसा है। अब इसके बाद क्या है? और हाँ, उसका क्या बोलते हैं वो साइज़ कैसा होगा? वो हाइली एनलार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा, और जो नेचर है इमेज का वो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब लास्टली अगर जो ऑब्जेक्ट है वो पोलर फोकस के बीच में है, तो फिर वो कहाँ पे बनेगी? वो बनेगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, क्योंकि वो कहीं पे मीट ही नहीं होंगी, एकदम दूर जा रही होंगी रेस। जैसे आप देख सकते हैं ये इस तरफ जा रही है, ये नीचे तरफ जा रही है, ये कभी मीट नहीं होने वाली, इसलिए हमको ऐसे इमेजिन करना पड़ता है कि ये मिरर के पीछे कहीं मीट हो रही है ना। तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा? ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इमेज एनलार्ज बनेगा, और नेचर इस बार कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसको आप स्पेशल केस के तौर पे याद कर सकते हैं, अगर बिटवीन पोल एंड फोकस बोला तो आपको ये इमेज बना करके आना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है अपने पास? यूजेस क्या है ना, कॉन्वेक्स, हाँ, कॉनकेव मिरर्स के यूजेस क्या है, आखिर इसे यूज कहाँ करते हैं, है ना। तो जो कॉनकेव मिरर्स हैं उसे शेविंग मिरर के तौर पे यूज करते हैं। जब वो फेस के पास रखा होता है, उसके फोकस के बीच में, तो हमें एक इरेक्ट और मैग्नीफाइंग इमेज जो है फेस की दिखती है ना, सीधी और मैग्नीफाइड इमेज। डॉक्टर्स जो है कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं एज अ हेड मिरर
टू कॉन्सेंट्रेट पैरेलल रेज ऑफ लाइट, मतलब एक हेड मिरर के तौर पे उसे रखते हैं, जैसे सर पे वो लोग कुछ बांधते हैं ना, आईने सा, शीशे सा, तो वो, ताकि जो पैरेलल रेज है लाइट का, वो कहाँ पे फोकस हो सके, बॉडी पार्ट जैसे कि आई, थ्रोट वगैरह पे फोकस कर सके, है ना, लाइट। अब इसके बाद क्या आता है, लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस लाइट, है ना, मतलब हीट प्रोड्यूस करने के लिए, हीट प्रोडक्शन के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है, सॉरी। हाँ, तो कॉनकेव मिरर का इसलिए यूज होता है, ठीक है, मतलब जैसे कि सोलार भट्टी है ना कोई, मतलब क्या बोलते हैं, जहाँ पे सूरज से कुछ गर्म किया जाता है, वो मिनरल वगैरह निकाले जाते हैं, तो सोलार भट्टी होती है, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है सोलार फर्नेसेस वगैरह में, ताकि हीट प्रोड्यूस किया जा सके। कॉनकेव मिरर्स को टॉर्चेस, सर्च लाइट्स, व्हीकल की हेडलाइट्स, इन सब में भी यूज किया जाता है, ताकि पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट मिल सके, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन फटाफट से अपन देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से दो ही होते हैं, और इसका टेबल भी साथ साथ में है, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे इस टाइप से फर्स्ट केस में, तो क्या बोलते हैं, पोजीशन कहाँ होगी इमेज की, फोकस पे होगी, मिरर के पीछे, ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या हुआ, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज होगा। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। और अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रहा तो क्या होगा कि बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी रहा, तो बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी ऑफ बिहाइंड द मिरर, है ना, मतलब मिरर के पीछे भी बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी पे ही बनेगा, इस बार थोड़ा डिमिनिश्ड बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। अब यूजेस क्या है कॉन्वेक्स मिरर के, तो फटाफट से वो टॉपिक लगा लेते हैं। हाँ, तो यूजेस क्या है कॉन्वेक्स मिरर के, पहला तो रियर व्यू मिरर्स के तौर पे यूज होता है व्हीकल्स में। क्यों होता है, क्योंकि ये जो, अगर हम लोग इसको साइड में फिट कर दे गाड़ी के, तो क्या करता है कि जो ड्राइवर होता है वो बिना पीछे देखे आईने में देख करके जो है ट्रैफिक को देख सकता है उसके पीछे, जिससे वो क्या है सेफ ड्राइविंग कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि ये इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है, जिससे कि इसे वाइड रेंज मिलता है व्यू का, ठीक है। अब इसका जो वाइड रेंज होता है उससे जो ड्राइवर होता है उससे काफ़ी हेल्प होती है, तो यही एक मेन यूज़ है कॉन्वेक्स मिरर का। ऑलराइट, अब रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर तो मैंने आपको बता दिया पूरा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर भी आपको बता दिया पूरा। अब न्यू कार्टेशियन साइन, है ना, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे हमारा मैथ्स में होता है ना कन्वेंशन, उसी टाइप का होता है। ये वाई एक्सिस दे सकते हैं इसको, और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के इस तरफ ये वाला जो क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे आएगा तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे, और यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। कैसा, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे कैसा होता है गाइस, यहाँ पे होता है एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, तो प्लस कॉमा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस कॉमा प्लस, मतलब वही मतलब, हाँ, माइनस कॉमा प्लस, और यहाँ पे आएगा माइनस माइनस। तो एक्चुअली क्या है कि अगर हाइट अपवर्ड्स है तो हाइट पॉजिटिव है, हाइट डाउनवर्ड्स है तो हाइट नेगेटिव है। अगर फोकल लेंथ या कोई भी लेंथ इस तरफ है, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव है, और राइट साइड है तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब इसमें मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो मिरर फॉर्मूला ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो ये होता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। और u क्या होता है, u होता है इमेज डिस्टेंस, v होता है क्या, v होता है, मतलब v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, ओके। अब ये मिरर फॉर्मूला को आपको यूज करके किससे से हम क्या करते हैं, इससे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, है ना, मतलब न्यूमेरिकल्स, राइट। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन कितना जूम हो रहा है, कितना जूम आउट हो रहा है ऑब्जेक्ट का इमेज, वो होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, एच डैश अपॉन एच मिरर के लिए, वैसे मिरर और लेंस के लिए एच डैश अपॉन एच ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि मिरर में जो है एच डैश अपॉन एच माइनस वी अपॉन यू के बराबर होता है, और लेंस में वी अपॉन यू के बराबर होता है, ओके। तो अब हम चलते हैं सीधे लेंस के अंदर, तो आई गेस अब लेंस ही आएगा। यप, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई गेस आपको पता होगा, तो या तो उस बेसिस पर हम इसे चालू करते हैं। सबसे पहले तो ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा टॉपिक बाद में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, लाइट का रिफ्रैक्शन होता क्या है, क्या बोलते हैं, ट्रेवलिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है और अगर लाइट का बेंडिंग वेंडिंग होता है तो उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके आगे क्या है,
इसके आगे है यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे एक्टिविटीज आपको दिख रहे हैं इसे जरूर से एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, होगा एक्चुअली, है ना। तो ये ग्लास स्लैब है, यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ से जो है वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसमें कि क्या बोलते हैं, मतलब मीडियम जो होता है वो रेयर होता है। रेयर यानी कम होता है, पतला होता है, ठीक है। डेंसर मीडियम यानी मोटा होता है, जो है ना, मतलब जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, है ना, तो उसे डेंसर मीडियम कहते हैं। अब जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे लाइट आती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, जैसे अभी हम देख सकते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई और उसके बाद सीधे 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 जा रही है। अब जब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जा रही है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही है, तो ये नॉर्मल से अवे दूर जो है वो जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और हाँ, आई गेस मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ दिया तो यप आई गेस सो, यहाँ कहीं पे होना चाहिए इसको, ये रहा। ओके, सो ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या आता है? सबसे पहले तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया। जो दो मीडिया है, मतलब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इमेज में, ये दो मीडिया है, एक ये है एक ये है। इन दो मीडियम के बीच में जो नॉर्मल है, इसका पॉइंट ऑफ सेपरेशन यानी ये पॉइंट, ये और ये जो इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये तीन जो चीजें हैं, ये जो सारी हैं, ये सब कहाँ लाई करती है? ऑनलाइन द सेम प्लेन पे लाई करती है। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यानी साइन आई अपॉन टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज कांस्टेंट, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सो गाइस अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे पहले क्या आता है? n21 यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, v1 अपॉन v2। ये जो वैल्यू आती है ये होता है एक किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब उसी के साथ वैसा ही मतलब एक और आता है n2, है ना, मतलब n2 है, क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो इसे कहते हैं v2 अपॉन v1, ऑलराइट। अब इसके बाद क्या आता है? यहाँ पे आता है एन, ये क्या भाई, एन एम है, ओके, एन एम। तो ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी सी अपॉन वी, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कुछ मीडियम का, यहाँ पे दिया हुआ है एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, टर्पेंटाइन ऑयल, बेंजीन, क्राउन ग्लास, कनाडा बल्सम, रॉक सॉल्ट, कार्बन डाइसल्फाइड, डेंस फ्लिंट ग्लास, रूबी, शेफायर, डायमंड। तो आपको बता कुछ बता देता हूँ जो आपको याद होना चाहिए। एक तो एयर आपको याद होना चाहिए 1.003, एक वाटर आपको याद होना चाहिए 1.33, एक आपको ग्लास याद होना चाहिए ये वाला 1.52 होता है, और लास्टली आपको एक डायमंड याद होना चाहिए जिसका होता है 2.42, राइट। तो इतना आपको याद होना चाहिए, ये तीन चार चीजें। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया जस्ट इन केस आप याद कर लीजिए, ओके। अब स्फेरिकल लेंसेस, है ना। तो स्फेरिकल लेंस क्या होता है कि जैसे आप मिरर पढ़ा था तो वो एक तरफ से बल्ज्ड होता है, ये क्या होता है? ये दो तरफ से होते हैं, है ना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले तो स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं? तो स्फेरिकल लेंसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो जैसे कि दो स्फीयर्स है वो कहीं पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक ऐसा स्फीयर बनेगा और यहाँ पे एक ऐसा स्फीयर बनेगा, तो वो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं अपन? एक स्फेरिकल लेंस, ठीक है। और ये कॉनकेव, कॉनकेव जो लेंस है ये कैसे बनेगा? यहाँ पे एक स्फीयर था, यहाँ पे एक स्फीयर था, और दोनों के बीच का जॉइन है उसको किसी ग्लास से भर दिया गया था, और वो जो ग्लास एक्स्ट्रा आया था, उस ग्लास एक्स्ट्रा, जो ग्लास एक्स्ट्रा था उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर, राइट। सो सॉरी, मिरर नहीं, लेंस एक्चुअली, ओके। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर आपको नया चीज यहाँ पे है ना, ऑप्टिकल सेंटर। जो पोल होता है मिरर का वो ऑप्टिकल होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है किसका? लेंस का, ऑलराइट। आप प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है, अपर्चर आपको पता है, फोकल लेंथ भी आपको पता है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि इसमें दो फोकल लेंथ होते हैं और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स होते हैं, जिसको 2f1 और 2f2 से डिनोट करते हैं, ऑलराइट। अब इमेज फॉर्मेशन देखते हैं फटाक से इसका। तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे है? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज यहाँ पे आ गया है, तब से इसके रूल्स भी देख लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स, है ना। तो एक दो तीन चार, हाँ ये वाले। तो सबसे पहले देखिए, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया तो उधर वाले फोकस से जाएगा, इधर से आया तो फोकस से जाएगा, इस टाइप से इमेजिनरी रे, है ना। तो इधर से आया फोकस से आया तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। और अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से गया तो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास हो जाएगा, ऑलराइट। यहाँ पर ऑब्लिकली का कोई सीन नहीं है। अब इसके बाद क्या आता है अपने पास?
इसके जो कैसे फॉर्मेशन हो रहे हैं, है ना? तो ये फॉर्मेशंस में तो यहाँ पे आप पहले इमेज के अंदर देख सकते हैं, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा है और इन्फिनिटी पे रखने के बाद जो उसका पोजीशन है इमेज का, वो कहाँ बन रहा है? फोकस पे। लेकिन कौन से फोकस पे? F2, यानी बिहाइंड द मिरर जो फोकस रखा है, मतलब बिहाइंड द लेंस, पीछे लेंस के पीछे जो फोकस बन रहा है, उस वाले मतलब दूसरे सर्कल में जो फोकस बनेगा उस पे इमेज बनेगा। ठीक है? साइज़ कैसा होगा उसका? हाइली डिमिनिश्ड, मतलब एकदम पॉइंट साइज़ होगा और उसका नेचर कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। यानी उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं और वो उल्टा इमेज आएगा। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ने उसको यहाँ पे रखे, मतलब 2F1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखे, तो वो कहाँ बनेगा? 2F2 और F2 यहाँ पे इसके बीच में बनेगा कहीं पे, राइट? तो इसी के बीच में बन रहा है, राइट? तो इसके बीच में बनने वाला है। अब अगर हमने उसको, मतलब इसमें क्या होगा कि जो डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट बनेगा, सॉरी डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट नहीं, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, है ना? और क्या बोलते हैं, और वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। अब अगर 2F1 पे हुआ, यानी कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे अगर हुआ, तो कहाँ बनेगा? दूसरे साइड के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, सेम साइज का बनेगा। ठीक है? अगर बिटवीन 2F1 एंड F1 यहाँ पे हुआ, तो कहाँ बनेगा? बियॉन्ड 2F2, है ना? तो बियॉन्ड 2F2 बनेगा, एनलार्ज्ड बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। अगर फोकस पे ही हुआ, F1 पे हुआ, तो F1 पे होने से इन्फिनिटी पे बनेगा और हाईली एनलार्ज्ड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, है ना? और नेचर कैसा होगा? रियल इन्वर्टेड। बट अगर वो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रहा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहा, तो सेम साइड, मतलब इसी साइड पे बनेगा और बियॉन्ड 2F2 बनेगा, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है बियॉन्ड 2F2 ही बने, है ना? एट 2F2 भी बन सकता है, बट एट द सेम साइज होगा, एनलार्ज होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। अब कॉनकेव लेंस की बात करें, तो अगर कॉनकेव लेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा होता है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होता है? फोकस 1 F1 पे बनता है। इस टाइप से इमेजिनरी हमको बनाना पड़ता है। हाईली डिमिनिश्ड होता है, पॉइंट साइज, वर्चुअल डिटेक्ट बनेगा। बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर बनता है, तो बिटवीन फोकस एंड F1, मतलब फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे बीच में बनेगा। अगर कहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट? बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है कहीं पे, तब। और डिमिनिश्ड बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। ठीक है? तो ये हो गया। अब साइन कन्वेंशन, इसके सारे के सारे रूल्स सेम है, बिल्कुल सेम है एज फॉर मिरर, है ना? मिरर के साथ सेम सेम है। बस इसमें जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का, वो पॉजिटिव है, वो कॉनकेव लेंस का नेगेटिव है। ठीक है? अब लेंस फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है? मतलब 1/v माइनस 1/u, है ना? जहाँ पे u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है। अब यार आप लोग को कई बार दिक्कत आता होगा इसमें ऑब्जेक्ट, मतलब मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला लगाने में, है ना? तो उसके मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जब मिरर फॉर्मूला, मिरर की बात आए, तो मिरर कैसा होता है? मिरर शब्द बड़ा है, तो बड़े में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब अगर लेंस, लेंस कैसा है? मिरर से छोटा है, तो छोटा के लिए माइनस लगता है ना? माइनस लगेगा, यानी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, राइट? सो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब मैग्निफिकेशन सेम एच डैश अपॉन एच, जैसा मैंने आपको बताया था, बस ये v अपॉन यू होगा। लेंस के लिए v अपॉन यू, मिरर के लिए माइनस v अपॉन यू। जस्ट जो वो होता है मिरर लेंस का, मैंने आपको ट्रिक बताया अभी, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला का। जहां आपको मिरर में प्लस लग रहा है, बस यहाँ पे माइनस लगा दीजिए मैग्निफिकेशन में। जहां आपको माइनस लग रहा है, वहां आप प्लस लगा दीजिए मैग्निफिकेशन में, राइट? सो इसी के साथ आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है पावर ऑफ लेंस, जहां तक मेरे को पता है, हाँ ये वाला टॉपिक, है ना? पावर ऑफ लेंस। पावर में क्या आता है? डायोप्टर सबसे पहले। तो डायोप्टर क्या होता है? डायोप्टर वो डिग्री है जिसमें कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ लेंस, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ लेंस फॉलिंग ऑन इट डिफाइन की जाती है ना? तो डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, है ना? और इट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस वो फोकल लेंथ इज 1 मीटर। मतलब 1 मीटर के फोकल लेंथ वाले किसी लेंस की पावर 1 डायोप्टर होती है। ये होता है इसका डेफिनेशन। अब पावर कैसे निकालते हैं? पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का आप रेसिप्रोकल करेंगे, आपको पावर मिल जाएगा, राइट? और अगर आप पावर का रेसिप्रोकल करेंगे, आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा, राइट? सो यही होता है। अगर आपको सेंटीमीटर में दिया रहता है, मोस्ट क्वेश्चन आपको सेंटीमीटर दिया रहता है, तो सेंटीमीटर के लिए क्या फॉर्मूला है? 100/फोकल लेंथ, राइट? फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर के लिए पावर इज इक्वल टू 100/फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स, राइट? सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। बढ़ते अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसका क्या नाम है? ह्यूमन आई, राइट? सो गाइस अब आ जाता है अपना चैप्टर 10, ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड। और इसके अंदर सबसे पहले आता है ह्यूमन का आई। सो ह्यूमन आई का आप लेंस, यहाँ पर पिक्चर आप देख सकते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, क्रिस्टलाइन लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स एंड वाइट्रस ह्यूमर।
है ना। तो अब सबसे पहले इसका पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रेटिना एक लाइन सेंसिटिव स्क्रीन होता है आई के अंदर, जो कि इन्वर्टेड होता है और रियल इमेज को, मतलब जो कि इन्वर्टेड और रियल इमेज को कैप्चर करता है ना। और क्या बोलते हैं, इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको रॉड्स एंड कोन्स बोलते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जो कि ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द सरफेस ऑफ आईबॉल, आईबॉल के सरफेस पे जो ट्रांसपेरेंट बल्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, कवर करके रखता है ना। जो हमारी आंखों में सफेद तरह से बाहर से निकला होता है ना, उसे छूने से जलन होता है, मतलब आंखों से आंसू आते हैं, वो उसे कहते हैं कॉर्निया। ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर लेंस होता है जो कि मतलब विद द कॉर्निया, मतलब एक्वस ह्यूमर एक लेंस की तरह काम करता है कॉर्निया के साथ, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, जिससे जो रेज़ एंटर करती है आँखों में, है ना? आँखों का जो पानी होता है आगे, है ना? उसके बाद आता है अपने पास डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना, क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस नाम से समझ में आ रहा है कोई लेंस होगा, है ना? क्रिस्टलाइन यानी कि थोड़ा-सा लिक्विड ही होता है, सेमी सॉलिड होता है, और ये क्या करता है, ये एक फाइब्रस जेली लाइक सब्सटेंस होता है ना? तो ये अपने आप को एडजस्ट कर के जो है हमें इमेज दिखाता है। फिर आता है आइरिस। आइरिस क्या है, एक डार्क मस्कुलर असेंबली है जो कि कहाँ होता है, कॉर्निया के पीछे होता है, और ये प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या होता है, एक वेरिएबल अपर्चर होता है जो रेगुलेट क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आइज, आंखों के अंदर आने वाली लाइट को कंट्रोल करता है ना। जब लाइट काफ़ी ब्राइट होता है तो जो प्यूपिल है वो काफ़ी छोटा हो जाता है, क्योंकि जो मसल्स हैं आइरिस के वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और डिम लाइट में जो है, डिम लाइट में क्या होता है, ये एकदम बड़ा हो जाता है, जिससे कि जो मसल्स है वो रिलैक्स करते हैं, और एकदम ये बड़ा हो जाता है लाइट, जिससे कि हमको ऑब्जेक्ट पे फोकस करने में आसानी होता है। फिर आता है सीलियरी मसल्स हमारे, जो यहाँ पे है ना, आपको सीलियरी मसल्स दिख रहे होंगे। तो ये सीलियरी मसल्स का काम क्या होता है, एडजस्टमेंट, है ना। यानी कि ये हमारे क्रिस्टल लेंस को एडजस्ट करते हैं कि ज़्यादा लाइट आएगा तो इसे हमको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इतना लाइट एंटर करेगा जिससे हमको ऐसा इमेज दिखेगा। ये सब काम सिलियरी मसल्स का होता है। ठीक है। तो द सिलियरी मसल्स चेंज द शेप और curvature of eye lens so that nearby as well as distant objects can be focused. ठीक है। the ciliary muscles contract when we are looking at nearby objects so that the eye lens becomes more round in shape, thus reducing this the focal length of the lens। ठीक है। तो फोकल लेंथ को रिड्यूस कर देता है। विजुअल इंपेयरमेंट, जो डैमेज होता है या मैल फंक्शन होता है किसी पार्ट का विजुअल सिस्टम के, उसे विजुअल मैन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, विजुअल इंपेयरमेंट कहते हैं। ओके। अब ये जो है मतलब डैमेज है, इसे सही करना काफ़ी मुश्किल भी होता है, क्योंकि आँख है भाई सेंसिटिव ऑर्गन है ना? तो इसके क्या होता है, किसी भी ऑर्गन जैसे कॉर्निया हो गया, प्यूपिल हो गया, आइलेंस हो गया एटसेट्रा, किसी को भी हमने डैमेज किया तो आई कन्वर्जन ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिकल पल्सेस और रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सब काम करना बंद कर सकता है ना? ये सब ठीक से काम नहीं करेगा फिर। अब पावर ऑफ एक्कोमोडेशन, तो पावर ऑफ एक्कोमोडेशन क्या होता है? पावर ऑफ एक्कोमोडेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ लेंस to focus at nearby as well as distant objects by adjusting its focal length। मतलब क्रिस्टल लेंस का वो पावर जिससे कि ये अपने आप को एडजस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मसल्स टू फोकस ऑन नियर बाय एज वेल एज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए लेंस थिक हो जाता है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए लेंस जो है वो थिन हो जाता है। ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट हमारा कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी होता है फॉर अ नॉर्मल आई। ऑलराइट। अब बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन की। ठीक है। तो सबसे पहले तो बात कर रहे थे कि हमारे दो आंखें क्यों होती है। तो एक आंख जो है वो 150 डिग्री का एंगल जो है कवर करती है, बाकी बचा कुछ 30 डिग्री हमें नहीं देख पाता। जो दूसरी आंख है हमारी, वो 150 डिग्री कवर करती है। तो 150 में से जो थोड़ा सा पार्ट है वो कॉमन आ जाता है, बाकी जो 30 डिग्री इस तरफ दोनों तरफ बचता है, वो जो 60 डिग्री है, वो हमारा मतलब नहीं दिखता है। मेनली हमको मतलब उस पर फोकस करना पड़ता है हमको। बाकी जो बीच का 120 डिग्री बच रहा है, वो 120 डिग्री हमको फोकस करने में, 3D ऑब्जेक्ट्स दिखाने में हेल्प करता है। राइट। इसलिए हमारी दो आंखें होती हैं। अब डिफेक्ट्स क्या होते हैं विजन के, सबसे पहले आता है मायोपिया। तो मायोपिया क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, मतलब पास की चीजें दिखना और दूर की चीजें नहीं दिखना, यानी पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ब्लरी, है ना। तो ये होता है मायोपिया। राइट। अब ये क्यों कॉज, इसका क्या कॉज होता है, इसका ये कॉज होता है कि एक्सेसिव कर्वेचर, मतलब आइलेंस का कर्वेचर एक्सेस हो जाए, यानी बड़ा हो जाए,
तो इसलिए ये होता है, या तो एलोंगेशन ऑफ आई बॉल थोड़ा सा चौड़ा हो जाए, मोटा हो जाए, तो उससे भी ये हो जाता है। अब इसका करेक्शन क्या है? तो मायोपिया ठीक करने के लिए हम लोग एक डाइवर्जिंग लेंस, यानी ऐसा क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, जो कि जिसका एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ हो, जिसका एप्रोप्रिएट पावर हो, वो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉनकेव लेंस का यूज किया गया है। तो इस टाइप से आप इसे दिखा सकते हैं कैसे इसका करेक्शन होता है, कैसे डिफेक्ट होता है। डिफेक्ट ये है, करेक्शन ये है। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या आता है? हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं। फार साइटेडनेस में क्या होता है कि जो बंदा है वो दूर की चीजें देख पाता है क्लियरली, बट पास की चीजें नहीं देख पाता। तो फार साइटेडनेस और hypermetropia is a defect in which a person is able to see far objects clearly but close objects blurry, है ना। तो ये होता है हाइपरमेट्रोपिया। कॉजेस क्या होते हैं इसके? लार्ज फोकल लेंथ ऑफ आइलेंस, आइलेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाना, है ना, और आईबॉल का छोटा हो जाना, है ना, पतला हो जाना, राइट। तो जस्ट मायोपिया उल्टा। इसका करेक्शन क्या है? हाइपरमेट्रोपिया को जो है कैसे करेक्ट किया जा सकता है, अपन कैसे करेक्ट कर सकते हैं इसको? हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कन्वर्जिंग लेंस का यूज हम कर सकते हैं, जिसका फोकल लेंथ जो है अप्रोप्रिएट हो पावर के हिसाब से, उसके अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ हो, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे इसका पिक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हाइपरमेट्रोपिक आई है और यहाँ पे करेक्शन है हाइपरमेट्रोपिक आई का। ऑलराइट, तो इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं आपको मैंने बता दिया, और करेक्शन भी आपको बता दिया। अब बारी आती है प्रेस बायोपिया की। तो प्रेस बायोपिया क्या होता है? एजिंग के साथ साथ जो है, जो नियर पॉइंट होता है मोस्ट पीपल का, वो जनरली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वो पास की चीजें नहीं देख पाते, जिससे वो लोग पास की चीजें नहीं देख पाते। एक पर्सन जो है वो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों से भी सफर कर सकता है, ठीक है। अब कॉजेस क्या है प्रेस बायोपिया के? तो प्रेस बायोपिया में क्या बोलते हैं, आंखों की जो सीलियरी मसल्स है, उसका जो पावर है वो कम हो जाता है धीरे धीरे एज के साथ, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस भी कम हो जाता है, जिसके कारण हमें पास की दूर की चीजें दोनों ही नहीं दिख पाती ठीक से। तो इसे कैसे ठीक करें? इसे ठीक करने के लिए एक लेंस आता है जिसे हम कहते हैं बाइफोकल लेंस, है ना। बाइफोकल लेंस का नीचे वाला पार्ट एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऊपर वाला पार्ट एक कॉनकेव लेंस होता है। ऊपर वाले पार्ट से हम दूर की चीजें देख पाते हैं, और छोटे वाले पार्ट से अपन पास की चीजें देख पाते हैं, है ना। तो ये होता है बाइफोकल लेंस हो गया। ऑलराइट, तो इसके बाद यहाँ पे और क्या क्या आता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ओके, इसे करने से पहले आपको बताता हूँ कि जो प्रेस बायोपिया होता है उसे हाइपरमेट्रोपिया ऑफ ओल्ड एज भी कहते हैं, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ऑलराइट, सो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस एक्टिविटी के अंदर। सो कुछ इस टाइप से जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ से लाइट आ रही है, और यहाँ पे जो है ये बेंड हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, झुक गई है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लाइट आ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, मतलब इंसिडेंस से आ रहा है, जैसे यहाँ से आया, और फिर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक गया। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ नॉर्मल है, तो इसके टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक गया है, और उसके टुवर्ड्स द नॉर्मल ये इंसिडेंट रे बन गया, क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम में आया, इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल झुका। अब डेंसर से रेयर में जा रहा, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल झुक गया है, और फिर के चला गया है, ठीक है। अब प्रिज्म में क्या होता है, जब वो प्रिज्म के अंदर से कोई लाइट बाहर आती है, तो हमेशा वो उसके बेस की तरफ झुक जाती है, ठीक है। अब ये शर्त हो सकती है कि लाइट वहां से आए, उस तरफ से आए, तो उस तरफ से आएगी, तो यहाँ से आएगी, फिर इस तरफ निकल जाएगी, है ना। इस तरफ, जहां तक मेरे को पता है कि वो उसी तरफ जानी चाहिए। ओके, तो अब इसके अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंसिडेंट रे होता है, जो कि पीई आपको दिख रहा है। फिर रिफ्रैक्टेड रे होता है, ईएफ। फिर इमर्जेंट रे होता है, एफएस। एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एंगल ए जो एकदम ऊपर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो कि इस कोने के अंदर है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, जो कि यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब नहीं, यहाँ पे नहीं है, बस यहीं पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, जो कि यहाँ पे है। ऑलराइट, और एमर्जेंट रे भी होता है, जो कि आप यहाँ पे ई एस देख सकते हैं। और एंगल ऑफ डेविएशन होता है, जो आप इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो जो एंगल बनता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। सो इसके साथ हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो ये आता है कलर डिस्पर्शन, है ना। तो व्हाइट लाइट जब ऐसे आती है, तो ये 7 कलर्स विप ग्योर में स्प्लिट हो जाता है ना। सबसे नीचे वी, फिर आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, है ना। विप ग्योर यानी वी से वायलेट, वी आई, आई से इंडिगो, वी आई बी, बी से ब्लू, जी, जी से ग्रीन, वाई, वाई से येलो, वी आई बी विप ग्योर, वी आई बी जी वाई ओ आर। वाई के बाद ओ, ओ यानी ऑरेंज, और लास्टली आर, आर यानी रेड, ठीक है। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं विब ग्योर, है ना। तो विब ग्योर में 7 कलर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आ गया। ऑलराइट, सो ये हो गया। अब देखिए न्यूटन पहला था जिसने की लाइट
मतलब अगर जैसे ये कुछ लोग बोलते हैं कि लाइट, अगर व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास हो गई तो वो रेनबो बन जाएगी, वो फिर से चेंज नहीं होगी। न्यूटन ने ये प्रूफ किया था कि अगर व्हाइट लाइट रेनबो बन सकती है तो रेनबो वाली लाइट व्हाइट लाइट बन सकती है ना। तो कुछ इस टाइप से उन्होंने सेटअप करा था, ठीक है। 10.6 फिगर में आप देख सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे, न्यूटन वाज फर्स्ट टू यूज द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, है ना। तो ये लिखा हुआ है। अब पानी की बूंद से हमें सनलाइट क्यों मिलता है, तो मतलब सनलाइट से, मतलब पानी की बूंद जब क्रॉस होती है, आई मीन पानी की बूंद से जब सनलाइट क्रॉस होती है तो हमें रेनबो क्यों दिखता है। तो रेनबो इससे दिखता है क्योंकि जब सनलाइट आती है रेनबो पानी की बूंद पे, तो वो वाटर ड्रॉपलेट पे रिफ्रैक्शन करती है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन करके, फिर रिफ्रैक्शन कर करके जो है ये अपने स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में स्प्लिट हो जाती है ना। तो इस टाइप से जो है इंटरनल रिफ्रैक्शन से ये लाइट जो है मतलब स्पेक्ट्रम जो है 7 कलर्स में स्प्लिट होता है। इससे हमें दिखता है क्या, रेनबो। ऑलराइट, सो हमें इसका पोजीशन क्या होगा, सन जो है आपके पीछे होना चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट आपके आगे होना चाहिए, और आप वाटर ड्रॉपलेट को देख रहे हैं, तो इससे हमें स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दिखेगा, है ना, मतलब रेनबो दिखेगा। ऑलराइट, सो अब व्हाई डज स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग, है ना, मतलब स्टार्स ट्विंकलिंग, ट्विंकल ट्विंकल क्यों करते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट इट हाउ इट्स फार, है ना, ये वाला। तो वही ट्विंकल ट्विंकल क्यों करते हैं, तो ये ट्विंकल इसलिए करते हैं क्योंकि जो पोजीशन ऑफ स्टार होता है वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर होता है, और ये पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करते हैं, है ना। इनका जो पाथ होता है रे का, जो कि स्टार मतलब काफी दूर से आते हैं ये लोग, तो ये जो है स्टार लाइट, ये क्या बोलते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में उसके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, और हमारे आई को ये फ्लिकर होते हुए, क्या होते हुए, ट्विंकल करते हुए, यानी फ्लिकर होते हुए दिखता है ना। तो कुछ समय ये ब्राइटर दिखता है, कुछ समय ये फेंटर दिखता है, और कुछ समय जिसको हम लोग ट्विंकल इफेक्ट बोलते हैं, मतलब कभी कभी ब्राइट दिखना, कभी कभी कम ब्राइट दिखना, है ना, फेंट दिखना। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, तो प्लैनेट्स इसलिए ट्विंकल नहीं करते क्योंकि वो पॉइंट साइज जो है नहीं है, पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, और ये इतना ज्यादा वेरी नहीं करते हैं, इसलिए प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। अब जो लाइट उधर से आ रहा है, सूरज से आ रहा है, किसी और ही सौरमंडल के, यानी किसी और ही सोलर सिस्टम के, सूरज से आ रहा है यानी सितारे से आ रहा है, तो सितारे से आता है तो बहुत दूर से आता है, तो वो अपेरेंट पोजिशन, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा साइड साइड में पोजिशन दिखाता है, कुछ इस टाइप के, इतने दूर दूर में पोजिशंस दिखते हैं हमको, इसलिए वो ट्विंकल करते हैं। लेकिन इसमें इतनी दूर से तो नहीं आ रहा लाइट, पास से ही आ रहा है, तो इतने पास से आने के कारण जो है सन वगैरह ये सब जो है ट्विंकल नहीं करते हैं, है ना। ये पिन पॉइंट साइज नहीं होते हैं, पिन पॉइंट साइज ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट नहीं होते हैं, राइट। तो इसलिए ट्विंकल इफेक्ट जो है नलीफाई हो जाता है। अब एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, सन है वो हमें 2 मिनट पहले एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले, और एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद तक हमें दिखता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। जब सन, जैसे यहाँ पे होराइजन है, अब सन यहाँ से निकल रहा है, मतलब यहाँ ऊपर है ना, लेकिन ये हमें कहाँ पे दिखता है, मतलब सन एक्चुअली यहाँ पे है, लेकिन ये ऐसे लाइट आता है तो ये रिफ्रैक्ट होकर हम तो पहुंचता है, तो हमें लगता है सन ऑलरेडी ऊपर आ चुका है ना। अब जब सन डूब रहा होता है तब भी यही काम होता है, सन यहाँ पे आ जाता है, लेकिन मतलब सन यहाँ पे डूब डूब के यहाँ पहुंच जाता है, लेकिन हमको क्या लगता है सन अभी ऊपर है, इधर ऊपर है, तो हमें वो दिख रहा है ना। तो यही काम होता है, इसलिए हमें 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक सूरज दिखता है, राइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है अब, तो लाइट का स्कैटरिंग, है ना, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट अभी मैंने आपको बता दिया था। वैसे तो क्या होता है, तो जब लाइट का जो बीम है वो किसी डस्ट पार्टिकल पे पड़ता है, तो जो डस्ट पार्टिकल अगर वो बहुत छोटा होता है तो वो लाइट थोड़ी सी बेंड होकर उसके आसपास से चले जाती है, और नहीं तो फिर उससे टकरा करके पूरे के पूरे एरिया में स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है ना। अब स्कैटरिंग हो जाती है लाइट की। और हाँ, क्या बोलते हैं, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिस कारण यहाँ पे मतलब कोलॉइडल और सस्पेंशन होता है यहाँ पे, और इस कारण यहाँ पे जो है टिंडल इफेक्ट हमको देखने को मिल जाता है ना। तो इसलिए हमको टिंडल इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये एक फेनोमेना है, राइट। अब ब्लू कलर हमें क्यों दिखता है स्काई का, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है बाय नंबर, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो साइज होता है स्कैटरिंग का, वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है ना। जितना छोटा वेवलेंथ उतना ज्यादा कम स्कैटर, मतलब जितना छोटा वेवलेंथ उतना ज़्यादा स्कैटर, और जितना ज़्यादा कम वेवलेंथ, मतलब जितना बड़ा वेवलेंथ उतना कम स्कैटर होगा, है ना। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब अर्थ के अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें स्काई डार्क दिखता है ना, जैसे कि एस्ट्रोनॉट को दिखता है जब वो स्पेस में होता है। तो क्यों स्पेस में होता है तो उसे ब्लैक दिखता है स्काई, क्योंकि वो जब स्पेस में होता है तो उसे
एटमॉस्फेयर वहां पे नहीं होता, जिस कारण उसे स्पेस में ब्लैक दिखता है स्काई। अब आप पूछोगे भाई ऑरेंज और रेड क्यों होता है, तो भैया इतना दिमाग आप मत लगाओ ऑरेंज और रेड का। ऑरेंज और रेड इज नॉट इन आवर कोर्स। सो ग्रीन मतलब जो ये कलर है, ब्लू कलर है, वो हमारी आंखों के लिए ज्यादा, आंखों को ज्यादा फेवरेबल है, इसलिए हमें ब्लू कलर दिखता है एंड नॉट रेड, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, ग्रीन और एटसेट्रा, राइट। सो सोचो ग्रीन दिखता है तो कैसा लगता है ना। सो यू कैन जस्ट इमेजिन ग्रीन या कैसा ग्रीन, या फिर हमको उस टाइप का दिखता है, थोड़ा सा वॉयलेट सा दिखता, तो मतलब बहुत अजीब सा नहीं लगता है ना। तो हमारे आंखों को ब्लू फेवरेबल है, राइट। सो इतना हो गया, चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। सो गाइस अब हमारा जो चैप्टर आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है पहले हम ये देखना चाहते हैं। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कंटिन्यूअस और एक क्लोज्ड जो पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट का जो अमाउंट है चार्ज, है ना, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन टाइम। इट इज डिफाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, rate of flow of electric charges, the charge flowing per unit time, let q, मतलब अब समझो I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना, क्यू अपॉन टी होता है I की वैल्यू, ये फॉर्मूला है। ओके, अब कन्वेंशनल फ्लो क्या होता है, तो कन्वेंशनल फ्लो में जब अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब प्रोटॉन्स अगर जिस तरफ मूव करते हैं, कन्वेंशनल करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसी तरफ मूव करता है, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसकी ऑपोजिट तरफ कन्वेंशनल करंट मूव करता है। ओके, अब व्हाट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ये आप देख सकते हैं, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, है ना, यानी कि 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows across a point in 1 second, यानी 1 ampere equal to 1 coulomb upon 1 second. Small quantities of current are expressed in milliampere, है ना, छोटे क्वांटिटीज करंट के उसे मिली एम्पियर कहते हैं और माइक्रो एम्पियर भी कहते हैं। ठीक है, तो मिली एम्पियर क्या होता है, वन क्या बोलते हैं इसको, कहा गया, हाँ 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 1 × 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, कूलम्ब, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट चार्ज का क्या है, कूलम्ब है, और ये कितना इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है, ये 6 टाइम्स 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है, क्योंकि एक चार्ज इलेक्ट्रॉन में एक कितना चार्ज होता है, 1.6 टाइम्स 10⁻−19। ओके, और क्या बोलते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, क्यू अपॉन ई। ठीक है, क्यू अपॉन ई। तो हाँ, इसके बाद क्या आता है अपने पास, एम मीटर, एम मीटर और वोल्ट मीटर। तो एम मीटर वो होता है जो कि मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एम मीटर कनेक्टेड होता है, और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से नेगेटिव साइड होता है एम मीटर का कनेक्टेड। ठीक है, तो उस टाइप से एम मीटर कनेक्टेड होता है। ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से ये एम मीटर है, और ये बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट से रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ पे एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल्स गाइस इस चैप्टर जरूर से देखिएगा, आते ही एग्जाम में। अब इसके बाद क्या आता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमें पढ़ना है पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज अ पॉइंट इज electric potential at a point is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। मतलब infinity से कोई पॉइंट को, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को एक जगह तक मूव करने में जितनी एनर्जी लग रही है, जितने जूल्स लग रहे हैं वर्क के, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या बोलते हैं, चार्ज को कंडक्ट करना, है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वर्क किया जा रहा है चार्ज को मूव करने में, उससे कहते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से। सो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, सो चार्ज किस में होता है, कूलम्ब में होता है। सो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब, और दिस इज द फॉर्मूला, 1 जूल इज इक्वल 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 J C के पावर -1। ऑलराइट, सो अब वोल्ट मीटर क्या होता है,
वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर करता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट का, और एम मीटर किसको मेजर करता है, एम मीटर करता है एम्पियर, एम्पियर है ना करंट, है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट को वो मीजर करता है। ओके, सो ये वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है। अब पैरेलल और सीरीज भी हम पढ़ने वाले हैं इसमें आगे। सो पैरेलल में लगता है वोल्ट मीटर और सीरीज में लगता है एम्प मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर भी सेम पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव लगता है। ऑलराइट, सो इसके बाद आता है सर्किट डायग्राम। सो सर्किट डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल ऐसे बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक बैटरी इस टाइप से, प्लग की और स्विच ओपन ऐसा, और स्विच क्लोज करना तो यहाँ बीच में बिंदु डाल दो। वायर जॉइंट बनाना है तो इस टाइप से बनाते हैं। वायर क्रॉसिंग बनाना है तो इसके ऊपर से ऐसे गोला सा बना करके यहाँ पे इस टाइप से बना दो। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना है तो इस टाइप से ऐसे करके कुछ बना दो। और रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर नॉर्मल ऐसे रेसिस्टर ऐसे ऐसे जिगजैग लाइंस बना दो। वेरिएबल रेसिस्टेंस बनाना है तो ऐसे ऐसे करो, एक एरो ऐसे करके बना दो। और अगर रिहोस्टैट बनाना है तो रिहोस्टैट इस टाइप से बनाओ और ऊपर से एक एरो उसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब एम मीटर और वोल्ट मीटर आपने देख लिया, इस टाइप से वोल्ट मीटर बनता है और एम मीटर बनता है। ऑलराइट, अब इसके बाद अपन क्या देखने वाले हैं, इसके बाद अपन देखने वाले हैं ओम्स लॉ। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ ये कहता है कि ये आप देख सकते हैं, व्हाट इज ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस the ends of a given metallic wire in a circuit is directly proportional to the current flowing in it। यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सर्किट के अंदर वो उसके करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। ये होता है ओम्स लॉ, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V इज इक्वल टू I कर लेते हैं, तो V इज इक्वल टू I हो गया। ठीक है, तो हमको I के साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसका नाम होगा R यानी उसका रेसिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू IR कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ओके, सो ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है अपने पास R इज ए कांस्टेंट। सो ओम क्या होता है, ओम इज क्या बोलते हैं अ रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम। द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन 1 वोल्ट across the ends of conductor produces 1 current of ampere। यानी 1 potential difference upon 1 current, है ना, तो ये होता है 1 ओम। ओके, अब रिहोस्टैट भी हो गया हमारा, रेसिस्टेंस भी हो गया हमारा। अब इसके बाद अपन चलते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर्स डिपेंड, है ना, कौन से फैक्टर्स पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ऑलराइट, सो रेसिस्टेंस कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला तो उसके लेंथ पे और दूसरा उसके इनवर्सली। देखो जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी चीज के लेंथ पे, और या तो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस टाइप से देख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, है ना। तो इन दोनों को कंबाइन करा हमने, क्या बना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/a। सो हमने इसको इक्वल टू करा और यहाँ पे कांस्टेंट लगाया जिसका नाम है रो, है ना। रो क्या, यहाँ पे छोटा सा पी टाइप का दिख रहा है ना आपको, इसे बोलते हैं अपन रो। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसे हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल और द कंडक्टर, है ना। तो मटेरियल का रेसिस्टिविटी, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। ओके, सो ये मेटल्स एलॉयज वगैरह में होता है, और ऐसे मेटल जिनका लो रेसिस्टिविटी होता है वो रेंज में आते हैं 10 इंटू 10 टू पावर सॉरी 10 पावर -8 ओम मीटर टू 10 टू पावर -6 ओम मीटर। ओके, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब जितना लो रेसिस्टिविटी उतना गुड कंडक्टर, और जितना हाई रेसिस्टिविटी उतना लो कंडक्टर, है ना। तो ये होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस यहाँ पे आपको दिया है, इसे भी हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे आ जाते हैं अपन अपने इस टॉपिक के अंदर, तो रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स। सो इसमें हमको दो टाइप्स के मतलब सिस्टम पढ़ना है रेसिस्टर्स का। पहला सीरीज में, है ना, तो सीरीज में कैसा लगता है, सीरीज में सब कुछ एक लाइन में लगता है, ऐसे एकदम एक लाइन में सारे के सारे रेसिस्टेंस लगते हैं। ओके, सो ये हो गया अपना सीरीज। और वोल्ट मतलब सॉरी वोल्ट बोल रहा हूँ, ये क्या है, पैरेलल। पैरेलल में कुछ इस टाइप से पैरेलली एक के नीचे एक के नीचे एक इस टाइप से लगता है ना, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस टाइप से जो है रेजिस्टेंस पैरेलल में लगता है। ओके, अब सीरीज में क्या होता है, सीरीज में यहाँ पर देख सकते हैं जो वोल्ट है वो तीनों को प्लस करके ओरिजिनल वोल्ट आता है, मतलब वोल्टेज वेरी करता है हर एक रेजिस्टेंस में, है ना। जो क्या बोलते हैं, वोल्ट तो रेजिस्टेंस करता है सब में, जो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होता है, जो तीन रेजिस्टेंस होते हैं उनका सम होता है ना। और वो तीन हमको सम निकालना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग क्या निकाल पाएंगे, अपना फॉर्मूला लगा पाएंगे V इज इक्वल टू IR वाला, है
है ना, तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले तो निकालना पड़ेगा, है ना। अब टोटल वोल्टेज क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके। सो V1 इज इक्वल टू I अपॉन IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो I है ना, I यानी करंट है, वो इसके अंदर कांस्टेंट है, किसके अंदर, सीरीज के अंदर, है ना। आप ऐसे आ सकते हैं कि एक सीध में जो है, अरे क्या हो गया, है ना, एक सीध के अंदर जो है करंट फ्लो कर रहा है तो वो सेम रहेगा, एक सीध में कर रहा है तो सेम रहेगा, रेजिस्टेंस कभी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। अब पैरेलल में क्या होता है, फटाफट से यहाँ पे आ जाता है पैरेलल वाले में, है ना। तो ये पैरेलल आ गया अपना। अब पैरेलल में ये देख सकते हैं आप क्या होता है, करंट ऐड होता है और यहाँ पे वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस R2, I1 प्लस I2 प्लस I3 है। सो ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, है ना। सो इसमें रेजिस्टेंस का सम कैसे निकालेंगे आप, रेसिप्रोकल करके। सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद आपको 1 अपॉन RP की वैल्यू मिलेगी, जिसको आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा दोनों साइड्स इक्वेशन के, और आपको रेजिस्टेंस की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, ओके। सो आपको ऐसे याद रखना है कि जो सीरीज में होता है उसमें करंट पैरेलल, करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि एक सीध में होता है रेजिस्टेंस, और इसके अंदर वोल्टेज होता है क्योंकि रेजिस्टेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ऑलराइट। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो सब में सेम थोड़ी रहेगा, है ना, तीनों के तीनों सेम हो ये जरूरी नहीं है, ऑलराइट। अब इन दोनों के बीच का कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूँ। सीरीज में जो है रेजिस्टेंस होता है वो सम ऑफ एक एक रेजिस्टेंस का जो सम होता है उसके बराबर होता है, ये रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, है ना। और पैरेलल में जो है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है उनका रेसिप्रोकल का सम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, ऑलराइट। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज में जो रेजिस्टर्स होते हैं उसमें टोटल वोल्टेज जो होता है, टोटल वोल्टेज वो तीनों वोल्टेज को ऐड करके आता है, और पैरेलल में करंट ऐड करके आता है, ठीक है। रेजिस्टेंस में जो है करंट सेम रहता है, पैरेलल में जो है क्या बोलते हैं वो अलग रहता है, करंट अलग रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। सीरीज में हम कैसे ऐड करते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, है ना। सो इस टाइप से अपन ऐड कर लेते हैं इसको। अब आता है अपने पास आखिरी टॉपिक आई गेस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट आखिर हीट कैसे होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट से हीट कैसा पैदा होती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी सबसे पहले क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है कि जो वर्क होता है, वर्क मस्ट बी डन कंटिन्यूअसली टू मेंटेन करंट इन अ कंडक्टर, एज कंडक्टर्स ऑफन ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना। करंट के फ्लो के लिए जो है कंडक्टर्स रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, है ना। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी W इन अ कैरिंग अ चार्ज Q, यानी Q चार्ज के साथ जो वर्क डन हो रहा है एक रेजिस्टेंस मतलब वायर जिसका रेजिस्टेंस R है उससे, और टाइम अगर T है तो W जो है, W की क्या वैल्यू होगी, W इज इक्वल टू Q अपॉन V, है ना। और Q की क्या वैल्यू होगी, I इंटू T, है ना। क्यों, क्योंकि I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T होगा, तो W क्या होगा, V इंटू I इंटू T, है ना। सो VIT, और ये जो W है इसे हम लोग हीट भी लिखते हैं, सो H होगा, है ना। तो ये होता है H इज इक्वल टू VIT, ऑलराइट। अब अप्लाइंग ओम्स लॉ, हम लोग जो R की वैल्यू है, मतलब V की जो वैल्यू है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ एक्चुअली, हमें यहाँ पे V की वैल्यू चेंज करना है। सो V की जो वैल्यू है इसे हम लोग IR कर देते हैं, I इंटू आई जो है I स्क्वायर हो जाएगा, बाकी R बच रहा है, सो I स्क्वायर RT इज इक्वल टू H, है ना। ये हो गया क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, है ना। ये जो रिलेशन है ये क्या इंप्लाई करता है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है एक रेसिस्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट of resistor is directly proportional to the square of current for a given resistor and directly proportional to the resistance of a given circuit and directly proportional to this time, है ना। तो अब हमें क्या करना है आगे, हाँ, तो हमें इसके बाद आता है शायद पावर है, बच गया है हमारे पास यहाँ पे SI यूनिट या फिर पावर स्टेप से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, है ना। तो एप्लीकेशंस क्या है यहाँ पे, एप्लीकेशंस ये है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक आयरन है, टोस्टर है, ओवन हो गया, केटल हो गया, एटसेट्रा, ये सब में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं इस टाइप के, यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का इस्तेमाल होता है,
ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, जिस कारण वो ग्लो करता है और मेल्ट नहीं करता है, ठीक है। और हाँ, वो टंगस्टन से बनता है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, ये भी एक और कारण है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि क्या बोलते हैं, पूरे के पूरे जो करंट है हमारे घर के अंदर उससे सीरीज में कनेक्टेड होता है, ताकि अगर बहुत ज्यादा करंट जो है अंदर आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज में आता है, तो फिर वो जो है वो जो वायर है वो मेल्ट हो जाएगा और हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होने का जो ये है रिस्क है, आग लगने का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, है ना, एकदम ही कम हो जाएगा, मतलब होगा ही नहीं, आग ही नहीं लगेगा अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होगा तो, है ना, क्योंकि घर की लाइट पहले जा चुकी होगी, है ना। अब हमारे जो मेला वेला होता है कभी कभी, तो उसमें जो सारे के सारे झूले वगैरह हैं वो सीरीज में लगे होते हैं या पैरेलल में, ये क्वेश्चन काफी बार आएगा, मतलब ये पढ़ने के बाद। तो मैं आपको बता दूं कि वो पैरेलल में लगे होते हैं, ठीक है। अब पैरेलल में क्यों लगे होते हैं? ताकि कोई एक अप्लायंस जो है अगर खराब हो जाता है तो उससे बाकी के सारे जो है बंद नहीं पड़ेंगे, इसलिए वो पैरेलल में लगे होते हैं। सीरीज में लगे होते हैं, अगर एक बंद होता है बाकी सारे बंद हो जाते हैं, जैसे कि फ्यूज के साथ होता है, फ्यूज सीरीज में लगा होता है तो एक बंद होता है, पूरे घर की लाइट चली जाती है ना। तो ये होता है। अब वॉट क्या होता है? सो व्हाट इज वॉट? कैसा लग रहा है सुनने में? सो व्हाट इज पावर? सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर आता है। सो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा पावर, equation 12 11.21 gives the rate at which electric energy is dissipated or consumed. Okay, the rate at which, यहाँ पे आप देख सकते हैं, the rate at which electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit is termed as electric power. पावर को पी से लिखा जाता है और P इज इक्वल टू वी आई होता है, जिसे हम आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं, वाई यूजिंग ओम्स लॉ, है ना। तो ऐसा यूनिट क्या है पावर की? वो है वाट। सो दिस इज वाट, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ऑलराइट, नाउ the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt। मतलब एक ऐसा डिवाइस जो कि 1 वोल्ट पे ऑपरेट किया जा रहा है और 1 एम्पियर करंट कैरी करता है, तो उसे हम कहते हैं कि वो 1 वॉट का पावर यूज कर रहा है। सो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट टाइम्स 1 एम्पियर, है ना। जो वॉट पावर है वो बहुत छोटा है और एक्चुअल प्रैक्टिस के लिए बहुत छोटा है, तो इसलिए हम लोग किलो वॉट लेते हैं, है ना, जो कि होता है 1000 इंटू 1 वॉट, है ना। अब कमर्शियल यूनिट क्या होता है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है किलो वॉट आवर, मतलब किलो, कितने किलो वॉट एक घंटे में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि कितना होता है 1000 इंटू 3600, जो कि आता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स, है ना। तो ये होता है। ऑलराइट, सो 1 किलोवाट आवर की मैंने आपको बात बता दी। सो आई गेस इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है यहाँ पे। यस, हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, चलते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। सो यार ये होने वाला है हमारे पूरे के पूरे सीरीज का आखिरी चैप्टर, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। सो इसके अंदर फटाफट से पहले पहले इसे लगा लेता हूँ। हाँ, तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो वेल यहाँ पे उतना कुछ दिया हुआ नहीं है, ओरेस्टेड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ओरेस्टेड जी ने एक क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट किया था, ये वाला, है ना। तो इसके बारे में, ये ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट है, नहीं ये वाला नहीं है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट यहाँ कहीं पे था, ये है ना। सो दिस वन इज नोन एज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। सो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो सबसे पहले आप इनका बस नाम याद कर लीजिए, क्या है, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, है ना। हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड थे, ये एक साइंटिस्ट थे, है ना। तो 19th सेंचुरी के एक साइंटिस्ट थे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर पढ़ाई करते थे, ठीक है। अब गाइस एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप कमेंट में बताइएगा, अगर ये जो सर्किट है ये ओपन सर्किट है और इसके अंदर से हमने करंट पास करवाया, है ना, तो क्या यहाँ पे फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी? अगर हाँ तो गोल गोल होंगी या फिर स्ट्रेट स्ट्रेट होंगी, और अगर नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है। सो इसका आंसर आपको कमेंट के अंदर बताना है, फटाफट से कमेंट कर दीजिए, है ना। सो आपके पास एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो 12.1 मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, है ना। सो हमको मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो ये एक मेटल है जिसका नॉर्थ पोल, इसका साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइंस है वो साउथ से निकल करके नॉर्थ तक जाती है, सॉरी नॉर्थ से निकल करके साउथ तक जाती है,
यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे एंटर हो रही है, ठीक है, इस टाइप से होता है। और ये आयरन फिलिंग से समझाया गया है किस टाइप से अपन फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। एरो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे एरो नहीं बनाते जिसके कारण उनके मार्क्स कट जाते हैं, ये बहुत ध्यान में रखिएगा, 2-3 मार्कर में आता है ये, है ना। सो नॉर्थ से निकल करके साउथ में जा रहा है, और ऐसे आप ऐसे एरो बनाइएगा जिससे पता चले कि बड़े बड़े जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं यहाँ पे, है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी क्वांटिटी है। अब हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो नॉर्थ से निकल के साउथ तक तो जा रही है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से निकल करके नॉर्थ तक जा रही है, ठीक है। तो अगर आउटसाइड द मैग्नेट हुआ तो नॉर्थ टू साउथ, अगर इनसाइड द मैग्नेट हुआ तो साउथ टू नॉर्थ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, तो जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं फोर्स की, वो नॉर्थ टू साउथ जाती है, इतना तो आपको मैंने बताया था, है ना। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो उसके जितने फील्ड्स उसके क्लोज होंगे उतना ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स, है ना। अब कोई भी दो लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड की, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, है ना, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। और उसका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, कोई भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करके देख सकते हैं, है ना। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज फाउंड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, है ना। उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके हम उसकी डायरेक्शन को पता उस डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है ना। सो इसी के अंदर हमारा सबसे पहला तो चीज आ जाता है इसके अंदर, उसे हम बोलते हैं ये ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, है ना। तो इसमें ओरेस्टेड ने क्या नोटिस किया था कि जब उसने करंट यहाँ से पास करवाया, जब उसने करंट इस टाइप से पास करवाया, यहाँ से ऊपर, देन साइडवेज, देन डाउनवेज, है ना। तो इस टाइप से उन्होंने पास करवाया, तो जो कंपास है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, और जब उन्होंने ऑपोजिट साइड से पास कराया करंट, तो वेस्ट की साइड में डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि यहाँ पे जो है ये जो फील्ड लाइंस यहाँ पे भी इस वायर में ड्रॉ हो रही हैं, है ना। तो इसमें भी ड्रॉ हो रही हैं फील्ड लाइंस। ऑलराइट, अब बात करते हैं अपने राइट हैंड थंब रूल के बारे में। सो यहाँ पे आ गया अपने पास राइट हैंड थंब रूल, कहाँ गया, ये रहा, है ना। सो इसके अंदर मेन अपना यही है राइट हैंड थंब रूल। सो इसमें क्या है राइट हैंड थंब रूल में, अगर आप अगर आप समझते हैं कि आपने वायर को ऐसा पकड़ा है ना, आपको समझना है ऐसा कि आपने वायर को हाथ में पकड़ा है कुछ इस टाइप से, है ना, जिसका आपका थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में है, आपका थंब करंट की डायरेक्शन में हुआ, फिर आपको अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, ऐसे मुट्ठी बंद करनी है, धीरे धीरे बंद करनी है। तो आपको जो करंट का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है, सर्किट मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, उसका आपको डायरेक्शन मिलेगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। ओके, अब आपको इसका ट्रिक है स्कैन, एस यानी साउथ, साउथ यानी नीचे, नीचे जा रहा है अगर करंट, तो एस सी, सी यानी क्लॉकवाइज, अगर साउथ में जा रहा है तो क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है एस सी ए यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तब जाएगा जब एन यानी नॉर्थ, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जब नीचे की तरफ जाएगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा, इसे हम बोलते हैं स्कैन, ठीक है। सो ये हो गया अपने पास। अब राइट हैंड थंब रूल तो हो गया। सो इसके पहले भी यही सब कुछ एक्सप्लेन यहाँ पे करा किया गया है। उसके बाद राइट हैंड थंब रूल के ऊपर आए हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप से करंट पास करते हुए मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना, है ना। तो ये जो आप चीज देख रहे हैं ना, ये से कहते हैं हम सर्कुलर लूप, है ना। तो सर्कुलर लूप में कुछ इस टाइप से जो है क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर का सर्कुलर वायर में, वो यहाँ पे से दिखाया गया है आपको, ठीक है। जो हर एक सेक्शन है वायर का, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सेम डायरेक्शन में, है ना, लूप के सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करता है। लूप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ लूप। अगर लूप का रेडियस बहुत बड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा, कमजोर होगा, और अगर लूप बहुत क्लोज है, पैक्ड है, तो फिर कैसा बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। अब सोलेनॉइड क्या होता है यहाँ पे,
सोलेनॉइड का पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, एक लूप होता है, मतलब ऐसे लूप लूप सब बनता है। कॉइल, एक कॉइल होता है ना, काफी सारे सर्कुलर टर्न्स वायर के, है ना, मतलब जैसे अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ वायर रैप्ड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, है ना, एक सिलेंडर के शेप में काफी सारे सर्कुलर टर्न्स है वायर के, उसे हम बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी ज्यादा एकदम बार मैग्नेट जैसा दिखता है, और जो फील्ड लाइंस है इनसाइड सोलेनॉइड वो एकदम पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरे के पूरे सोलेनॉइड के हर एक पॉइंट में जो है सेम रहती है। अगर गाइस माइक में कुछ दिक्कत आ रही है तो सॉरी गाइस, बट आपको एडजस्ट करना है थोड़ा बहुत। आवाज अच्छी आ रही होगी आई गेस, है ना। तो अब इसके बाद क्या है, सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, है ना, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट के बीच का डिफरेंस और सिमिलरिटी क्या है कि सोलेनॉइड जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होता है ना। सोलेनॉइड का स्ट्रेंथ तब तक है जब तक उसमें करंट पास हो रहा है, बार मैग्नेट परमानेंटली मैग्नेट है तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है ना। अब स्ट्रेंथ जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो डिपेंड करता है ना उसके नंबर ऑफ टर्न्स पे और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट जो इसका स्ट्रेंथ है बार मैग्नेट का वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो चेंज नहीं किया जा सकता, है ना। उसे कम जरूर किया जा सकता है हथौड़े से पीट पाट के, है ना, या तो उसे ऊंचाई से गिरा करके, है ना। जो पोल्स होते हैं सोलेनॉइड के और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो चेंज की जा सकती है। कैसे, करंट का डायरेक्शन पलटा के बैटरी को अपने इधर से उधर को पलट दिया तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस चेंज होगी, पर बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ से साउथ जाएगा, उसका नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स्ड है जो चेंज नहीं किया जा सकता। ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, जब एक मटेरियल को एक कॉइल के अंदर रख दिया जाता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है ना, जैसे कि एक बंच ऑफ नेल्स हो गया या आयरन रॉड को प्लेन एक्सेस मतलब एक्सेस पे जो कॉइल का एक्सेस है उस पे रखा गया तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है ना, उसमें मैग्नेट की क्या बोलते हैं, मैग्नेट की इफेक्ट्स आ जाते हैं उसके अंदर। जब करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी स्ट्रेंथ सोलेनॉइड जैसा ही डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लूप्स और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना, उसका स्ट्रेंथ। ओके। सो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर का जो क्या बोलते हैं फोर्स होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके। सो यहाँ पे इसको करने से पहले अपन को करना पड़ेगा क्या, लेफ्ट हैंड रूल, है ना। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो अपने हाथ, आपको अपने हाथ को कुछ इस टाइप से खोलना है 90 डिग्री पे, यहाँ से 90, यहाँ से 90 और यहाँ से 90, है ना। तो हर तरफ से 90 डिग्री होना चाहिए और ऐसा 90 डिग्री पे फैला करके अपने हाथ को आपको देखना है ना। सो आपने देखा 90 डिग्री पे रख करके, आप बोलोगे क्या है इसमें, तो जो ऊपर की उंगली है ऊपर वाला, है ना, ये इंडेक्स फिंगर, इसे हम, ये किसको डिनोट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। जो मिडिल फिंगर है वो करंट को डिनोट करता है, जो थंब है वो मोशन को ये करता है, या तो हम उसे फोर्स भी कह सकते हैं, फोर्स किस तरफ लग रहा है वो मोशन को डिटेक्ट करता है हमारा थंब, राइट। सो इस टाइप से अगर हमने अपने लेफ्ट हैंड को फैलाया, और हाँ गाइस एग्जाम में आपको राइट हैंड नहीं फैलाना है, उसका अलग रूल होता है, वो हमारे कोर्स में नहीं है। सो अपन को लेफ्ट हैंड फैलाना है, गलती से अगर आपने राइट हैंड फैलाया तो भूल जाना, आपको मार्क्स मिल रहे हैं, है ना। अब फर्स्ट फिंगर, पहली उंगली, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर का फर्स्ट फील्ड, है ना, एफ एफ से स्टेप से याद रख सकते हैं। सेंट्रल फिंगर, है ना, सेंट्रल फिंगर तो सी, सी से क्या आता है अपना करंट, सो सेंट्रल फिंगर करंट। अब थंब, थंब में एम आता है चौथे नंबर पे, सो थंब से मोशन, मोशन यानी फोर्स, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, फर्स्ट फिंगर फील्ड, सेकंड फिंगर करंट, है ना। सो इस टाइप से आपको याद रख लेना है इसको। अब इसके बाद अपने पास क्या आता है, ये वाली चीज जो है ना, ये एक और एक्सपेरिमेंट है। अगर हमने यहाँ से करंट को चलाया और ऐसे जो करंट है जिस टाइप से यहाँ पे एरो में दिखा रहा है इस टाइप से अगर फ्लो होता है, तो जो ये जो है यहाँ पे ये जो पीस है आयरन का, ये क्या करता है, ये एक बार मैग्नेट, ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है और डिफ्लेक्शन इसमें शो होता है, राइट। अगर हमने इसे उल्टा कर दिया तो फिर अलग डिफ्लेक्शन होगा, या तो फिर रिपल्शन होगा और या तो फिर क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, या तो रिपल्शन होगा या तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। सो ये दो चीजें हो सकती हैं, ऑलराइट। सो इतना भी हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी हो गया। ये क्वेश्चन आपको देख लेंगे ये वाला। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। जो डायरेक्शन होता है फोर्स का,
है ना। तो सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे किससे डिनोट करते हैं, बी से, ठीक है। करंट को आई से और लेंथ ऑफ वायर को कैपिटल एल से, सब कुछ कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है। एफ क्या है, फोर्स है ना, फोर्स। सो फोर्स इज इक्वल टू बिल, बिल यानी बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर करंट, एल फॉर लेंथ। सो बी इंटू आई इंटू एल, एफ इज इक्वल टू बिल और बी इज इक्वल टू एफ अपॉन आई एल आप कर सकते हैं ना। तो एफ इक्वल टू बिल आपको याद रखना है ये चीज, है ना। सो इसके आगे यहाँ पे आपको आई दिख रहा है ना, बिल में। तो आई दिख रहा है, अब आप आई की जगह क्यू अपॉन टी रख सकते हैं, है ना। आई की जगह वी अपॉन आर रख सकते हैं। सो आप इस टाइप के फॉर्मूलेज जो है आपके पिछले चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी वो। आप डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सो इसमें सबसे पहले आपको एसी डीसी समझना पड़ेगा। वेल, तो एसी क्या होता है, एसी होता है वो होता है, सॉरी, डीसी होता है डायरेक्ट करंट और एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, है ना। सो डीसी डायरेक्ट करंट और एसी अल्टरनेटिंग करंट, ऑलराइट। सो अब इलेक्ट्रिक वायर जो होता है वो हमारे घर में जो आते हैं उसके दो वायर्स होते हैं। पहला रेड लाइव वायर होता है जो कि रेड इंसुलेशन कवर के साथ आता है, जिसको पॉजिटिव वायर कहते हैं। एक ब्लैक वायर आता है, मतलब एक ब्लैक कलर का वायर आता है जिसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं, और वो नेगेटिव वायर भी कहते हैं उसको, है ना। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन दो वायर्स के बीच में उसे हम वो होता है 220 वोल्ट्स का। और एक थर्ड वायर होता है जो कि अर्थ वायर होता है, जो कि ग्रीन इंसुलेशन के साथ आता है, और उसका ये काम है कि मतलब वो क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है, वो एक मेटल प्लेट से कनेक्टेड होता है जो कि पृथ्वी के काफी अंदर दबा होता है ना घर के। और अगर कभी एक्स्ट्रा मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो फिर वो अर्थ वायर उसे वापस पृथ्वी के अंदर भेज देती है, और पृथ्वी इतनी बड़ी है कि वहां पे इतने छोटे मोटे इलेक्ट्रॉन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। सो अब पैरेलल कनेक्शन इज यूज्ड फॉर आवर इन आवर होम्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब टू सेपरेट इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर यूज्ड। सो हाँ, ओके। सो 15 एम्पियर का जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, ओटीजी वगैरह के लिए, जो कि हैवी करंट ड्रॉ करते हैं, है ना। और 5 एम्पियर जो लोअर पावर रेटिंग्स यूज करते हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, जो कम इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करते हैं, है ना, कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कुछ टाइम्स क्या होता है कि जो लाइव वायर होता है और न्यूट्रल वायर होता है वो एक मतलब ऐसे खुद एक दूसरे से टच में आ जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं, कोई अप्लायंस में फॉल्ट की वजह से, जिससे या तो फिर इंसुलेशन कभी डैमेज हो जाता है तो उस कारण से भी टच में आ जाते हैं, जिससे क्या होता है जो रेसिस्टेंस होता है सर्किट का वो एकदम डिक्रीज हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि जो करंट होता है वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ना, इंक्रीजेस एनॉर्मसली, रिजल्टिंग इन हीटिंग द लाइन वायर, जिससे कि लाइन वायर जो है वो हीट हो जाते हैं और उससे फायर भी लग सकती है। राइट। अब ओवरलोडिंग क्या होता है, कभी कभी जो है काफी सारे अप्लायंसेस जो है वो एक साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं, है ना, एक साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं इसका। सो यहाँ पे रेड वाला लाइव वायर है, यहाँ पे ब्लैक वाला न्यूट्रल वायर है, यहाँ पे ग्रीन वाला अर्थ वायर है, जो कि कनेक्ट होता है कहाँ से, सीधा अर्थ से। ओके। सो ये जो यहाँ पे है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप पे कुछ गड़बड़ हो गया तो ये दोनों चिपक जाते हैं और इससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे आग भी लग सकती है ना। अब ओवरलोडिंग क्या होता है, जब काफी सारे अप्लायंसेस जो है एक साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं जो बहुत ज्यादा करंट चूसते हैं, इसके टॉलरेबल लिमिट जो होती है, जो लिमिट होती है उससे ज्यादा करंट जब ये चूस जाते हैं तो क्या होता है, ये हीट हो जाते हैं और इससे फायर का रिस्क हो जाता है ना। अब फ्यूज वायर क्या होता है, फ्यूज वायर, फ्यूज का क्या काम है ये भी आपको मैंने बता चुका हूँ, है ना। सो वर्किंग ऑफ फ्यूज भी मैंने आपको बता चुका हूँ। अब डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, डायरेक्ट करंट, और वो हमेशा एक डायरेक्शन में बहता है ना। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, वो अपने डायरेक्शन को जो है पीरियोडिकली चेंज करता है ना। पावर जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रांसमिट किया जाता है यूजिंग एसी, जिससे कि लॉस ऑफ करंट कम से कम होता है ना, काफी कम लॉस ऑफ करंट होता है। ऑलराइट। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। सो हमारा ये सीरीज भी खत्म हो गया साइंस का। सो साइंस एक्चुअली 3 सीरीज, हम 3 वीडियो बनाना पड़ा हमको, क्योंकि ये भाई 3 थे सब्जेक्ट्स, तो बड़े बड़े चैप्टर्स थे, है ना। सो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।